भूख लगी हुई है, ठीक है। चलें जी, शुरू करें। नाश्ता करके आना कल। देखो, आपके घर वालों को तो उदास नहीं करना ना, नाश्ता उनके साथ बैठ के करके आना। अच्छा, अच्छा मोहतरम, और सब खैरियत से हैं आप? तो ये हमने सवाल क्लास में किया था। अ, सवाल जो सेक्शन ए होता है पेपर का, उसके अंदर 55 नंबर के सवाल उसमें से आते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 45 नंबर के सवाल आते हैं। सेक्शन ए में 55 नंबर के तकरीबन, सेक्शन बी में 45 नंबर के। 45 नंबर के ये 3 सवाल होते हैं, 15-15, 16-16 नंबर वाले। कंसोलिडेशन हो गया, एसोसिएट्स हो गया, कोई और हो गया, तो ये सवाल उसमें से होते हैं। पहले ये 60 नंबर के आते थे, लेकिन अब आई कैप ने इसको 45 नंबर का कर दिया, यानी अब 3 बड़े सवाल आएंगे। बाकी फिर 55 नंबर में आपको छोटे छोटे 8 से 9 नंबर वाले सवाल आएंगे, और एक MCQ का सवाल आएगा। तो ये जो मेरे सामने अटैम्प्ट खुली हुई है, ये सितंबर 2021 वाली है। तो इसमें आपको जो सवाल मिलेंगे वो एंड पे 4 मिलेंगे 15-15 नंबर वाले। तो ये एक IS 38 का सवाल है 7 नंबर का। फिर ये IS 8 जिस ज़माने में होता था उसका सवाल है 8 नंबर का। ये 8 से 9 में ही कोशिश करते नंबर आएँ। ये वो जो IFRS 9 का सवाल हमने किया था क्लास में, 5 तो पास पेपर थे ना, 5 ही कर लिए थे। ये उसका सवाल है IFRS 9 का 8 नंबर का। फिर MCQs हैं कोई 800 नंबर के। इसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन का सवाल है 18 नंबर का, 15 से 18 नंबर का। लीज़ का सवाल है 16 नंबर का। IS 12 का सवाल है 11+7 18 नंबर का। और IS 1037 का सवाल है 15 मार्क्स का। तो इससे आगे अगर आप चले जाएं तो अगली अटैम्प्ट में हाँ, ये पुरानी है अभी। तो ये IS 41 का सवाल है, वो जो हमने क्लास में किया था 8 नंबर का। ये वो जो IS 1037 वाला सवाल किया था 8 नंबर का। और ये IS 38 वाला सवाल है। और ये लीज़ का कोई 2-3 नंबर का सवाल आया है, लीज़ इज़ नॉट अ लीज़। और ये लीज़ का फिर प्रॉपर सवाल आया कोई 15-16 नंबर वाला। MCQs नहीं आए थे असल में, वो IS 41 के ट्रू फॉल्स आ गए थे। और उसके बाद जो है कंसोलिडेशन का सवाल है, नहीं फाइनल अकाउंट का सवाल है। ये फाइनल अकाउंट का सवाल है, ये मैंने आपको किसी दिन डिस्कस करना है। फाइनल अकाउंट का सवाल है और साथ उसने IFRS 8 के ऑपरेटिंग सेगमेंट के डिस्क्लोजर मांगे हुए हैं। उसके बाद ये कंसोलिडेशन का सवाल है, और इन द एंड जो है वो IS 12 का सवाल है। तो शायद वो उन भाई की बातें आपको याद हो रही हूँ, IS 12 और लीज़ और फाइनल अकाउंट। तो पता नहीं, कोई नहीं। IS 12, लीज़, फाइनल अकाउंट, IS 38 और IFRS 15, इनमें से कंसोलिडेशन तो है ही, इनमें से 15 से 18 नंबर के सवाल आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लेटेस्ट 5 अटैम्प्ट्स के अंदर जो पैटर्न चल रहा है, इसमें सिर्फ मार्च 2022 वाली अटैम्प्ट नहीं है, बाकी सारी हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अगर आप आ जाएं तो कंसोलिडेशन आ रहा है, फाइनल अकाउंट आ रहा है। अब ये फाइनल अकाउंट ना, ये इसका ये मतलब नहीं कि फाइनल अकाउंट आ नहीं रहा। फाइनल अकाउंट को इस तरह आ जाता है कि प्रॉफिट्स में, एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में एडजस्टमेंट्स शो करें, तो उस फॉर्म में आ जाता है। फिर IS 12 का सवाल है, फिर IFRS 16 का सवाल है। IS 38 भी मैंने आपको बताया 15 नंबर वाले में आ सकता है। IS 1037 भी 15 नंबर वाले सवाल में आ सकता है। और IFRS 15 असल में सिलेबस में भी आया था, तो इसलिए उसका कोई सवाल नहीं है। तो ये जी लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम आते हैं शॉर्ट टॉपिक्स की तरफ। तो शॉर्ट टॉपिक्स में आप देख लें क्या पैटर्न चल रहा है। ये मार्च सितंबर 21 में असल में ये ना, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सवाल आया नहीं। असल में ये जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं ना, कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट, IS 12, IFRS 16, IS 38, IS 1037 और IFRS 15, इनमें से 15 नंबर का सवाल आ सकता है।
लेकिन इनमें से इस अटेम्प्ट में 15 नंबर का सवाल नहीं आया था, 8-8 का आया था, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर उसने टेस्ट किया इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टॉपिक्स। समझ आ गई बात? ओके, इतनी सी तस्वीर आपके लिए काफ़ी है। ऊपर तो MCQs हैं, अगर आपने तस्वीर खींचनी है तो इतनी सी तस्वीर वुड बी इनफ। तो सितंबर 21 में देख लें, IFRS 9 का सवाल आया, IS 8 का सवाल आया और IS 38 का शॉर्ट क्वेश्चन आया। फिर मार्च 21 में IS 38, IS 1037 का स्मॉल क्वेश्चन आया। ये स्मॉल क्वेश्चन आए। अच्छा, ये हो गया। इससे अब पता नहीं आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ज़रा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। एग्जामिनर कमेंट्स, ये कौन सा है? ऑटम 21, सितंबर 21। An overall passing ratio of 46% is higher than last result of 35%. The examinees performed well in section A, comprising of short question, but the performance in section B was poor, except question 5. Consolidation में कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि सुबह शाम कंसोलिडेशन चढ़ी होती है, इसलिए ना 1037 को लिफ्ट कराते हैं आखिरी दिनों में, ना IFRS 15 को लिफ्ट कराते हैं। द हाइएस्ट स्कोर इन द पेपर वॉज 97 मॉक। यार कैसे कैसे बबलू पेपर देने जाते हैं। और तेरी पुअर परफॉर्मेंस वॉज विटनेस क्वेश्चन 6 and 8, ये कोई होंगे। लीज का क्वेश्चन था 6, दो द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट। कहते हैं मैं खुद मानता हूँ ज़रा थोड़ा सा मैंने पंगा लिया था। द पुअर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 8 IS 1037 वॉज अनएक्सपेक्टेड एज सिमिलर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन प्रीवियसली एग्जामिन्ड। तो कहते हैं 1037 के सवाल पहले भी मैं पूछता रहता हूँ, उसी तरह का सवाल मैंने पूछ लिया, फिर भी पुअर परफॉर्मेंस। क्या वजह होगी इसकी? ज़बानी सुनते रहें, कोई मसला नहीं। क्या वजह होगी इसकी? IS 1037 को लिफ्ट नहीं कराते। इसके बाद उसने कुछ क्वेश्चन वाइज कमेंट्स दिए हुए हैं, वो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ ज़बानी, अभी ओपन हो जाएंगे। इन नोट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स रिलेटिंग टू प्रायर ईयर वाज नॉट प्रेजेंटेड। तो नोट ऑफ टैक्सेशन में आपको पता है CT, DT और उसके बाद CT प्रायर वो भी होते हैं। तो कहते हैं वो CT प्रायर बच्चे लिखना भूल गए। डेफर टैक्स वॉज नॉट कैलकुलेटेड ऑन राइट ऑफ यूज़ एंड लीज लाइबिलिटी। कोई सवाल आया होगा बच्चों ने, राइट ऑफ यूज़ और लीज लाइबिलिटी को डेफर टैक्स नहीं। राइट ऑफ यूज़ और लीज लाइबिलिटीज़ की आपको पता है कैरिंग अमाउंट्स होती हैं, लेकिन टैक्स बेस इनकी ज़ीरो होती हैं। इसके बाद जी हाँ, मैं अभी कुछ शो ही नहीं कर रहा इधर, क्योंकि अभी वो लाइट्स ऑन होगी तो मैं करूँगा। मैं अभी वैसे ही ज़बानी कर रहा हूँ, ये लोग भी सुन ही रहे हैं खाली। एक कोई और एक क्वेश्चन था, उसमें था एग्जामिनीज हैड अ फेयर आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट, हाउएवर इट वाज जनरली नोटेड दैट प्रॉपर रीजनिंग फॉर द सेम वाज नॉट गिवन बाय एग्जामिनीज, ड्यू टू विच दे वर नॉट एबल टू सिक्योर हाई मार्क्स। रीजनिंग देनी होती है आपने IS 1037 में, रीजनिंग देनी होती है कि क्यों ये इवेंट एडजस्टिंग है, एज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस, इस तरह की लाइन लिख के आने होती है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ अगर जो है वो कोई भी डेथ हो गई है, उनकी इंजर हो गई हैं, तो वो आपने बता के आना है कितने एम्प्लॉयज़ जो थे वो इंजर हो गए हैं, जिसकी वजह से लॉयर कह रहा है कि ये प्रॉबेबल है, या लॉयर कह रहा है हाई चांस है, इसकी वजह से मैंने इसकी प्रोविजन बुक की है। ओके, इसके बाद अगर आप अगली अटैम्प्ट में जाएं तो इसमें उसने ये लिखा है, एन ओवरऑल पासिंग रेशियो ऑफ 35% इज कंसिस्टेंट विद प्रीवियस सेशन 34। एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन क्वेश्चन A, section A, comprising of short questions. However, their performance in section B was not satisfactory. The highest score was 81. वो बच्चा 97 वाला इस दफ़ा पता नहीं कहीं और होगा। फिर पुअर परफॉर्मेंस वाज विटनेस इन फलां सवाल, दो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन 2 वाज ऑन हायर साइड, द पुअर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 6 and 8 was unexpected as similar questions were asked in past. It was observed that examinees spent lot of time to complete the answer. ये मेन बात है। It was observed that examiners spent lot of time to complete the answer, especially question based on consolidation. Consolidation का सवाल पे कहते हैं सारा टाइम लगा दिया। Resultantly, they were not able to complete the paper within the allotted time. Examiners are therefore strongly advised. कहते हैं मेरा कोई पता नहीं, मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, जाते जाते आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ, to switch to the next question after they have spent reasonable time on a particular question. तो obviously आपको पता है हर सवाल के पहले जो है वो 50% मार्क्स लेने आसान होते हैं, लीज का हो, IS 12 का हो, जो मर्जी हो,
तो मुश्किल एडजस्टमेंट्स के ऊपर जब आप टाइम लगा देंगे तो वो टाइम नहीं बचेगा। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प देम टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो 10 नंबर का सवाल हो तो उसके लिए 18 मिनट आप रखेंगे पेपर में, 20 नंबर का सवाल हो तो उसके लिए 36 मिनट आप पेपर में रखेंगे। Examinees directly jumped to the conclusion without providing the reason, which resulted in loss of precious marks. Okay. Calculations were made using implicit rate, though it was mentioned that implicit rate was not known to lessee. बहरहाल इसका कोई आधा एक नंबर कट गया होगा। Maturity analysis was not prepared, किसी ने नोट बनाया होगा, maturity analysis नहीं डाला होगा। Final account का सवाल था। Examinees were not careful in identifying relevant line items, presenting headings and putting subtotals while preparing statement of financial position। एक तो प्रेजेंटिंग हेडिंग्स में केयरफुल नहीं थे। इक्विटी की हेडिंग अलग देनी है, लाइबिलिटीज़ की हेडिंग अलग देनी है, नॉन करंट करंट की हेडिंग अलग देनी है, एसेट्स में नॉन करंट करंट की हेडिंग अलग देनी है। हेडिंग्स नहीं दी सही तरह, और सब टोटल्स में कुछ चीज़ों का तो सब टोटल करना होता है, कुछ का नीचे नोट के अंदर जाके टोटल करना होता है, उसके अंदर एग्जामिनीज ने एहतियात नहीं की। नेक्स्ट, उससे अगली अटेम्प्ट, एग्जामिनीज जनरली सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन 2 or 3 क्वेश्चंस बट फेल्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल मार्क्स इन द रिमेनिंग क्वेश्चन। There were 23% examinees who were just short of 9 or lower marks and could have easily obtained them if they had covered all areas of syllabus। तो अगेन वही बात की जाती है, लीज की कोई एडजस्टमेंट है, IAS 12 की कोई एडजस्टमेंट है, IAS 1037 की कोई एडजस्टमेंट है, उसी के ऊपर जान मार देंगे और अगला पूरा टॉपिक कंप्रोमाइज़ करके आ जाएंगे। तो इसलिए हर टॉपिक में हर किस्म के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिवाय इसके कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। एग्जामिनीज डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन विदाउट प्रोवाइडिंग रीजन, ये तो बार बार कमेंट दे रहे हैं IAS 1037 के सवाल के अंदर। और शेड्यूल ऑफ इंटेंजिबल एसेट वाज इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटेंजिबल का नाम, रुपीज़ इन 1000, ये सारी प्रेजेंटेशन होती है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो है वो मसला किया था। और द इम्पॉर्टेंट ऑफ द कवरेज ऑफ सिलेबस हैज़ फर्दर इंक्रीज ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs इन द पेपर। ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ सिलेबस वर एग्जामिन। कहते हैं अब तो मैं हर किस्म का एरिया टेस्ट कर रहा हूँ, जब से शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं और 8-8, 9-9 नंबर के, तो मेरी कोशिश होती है हर किस्म का टॉपिक टेस्ट कर लूँ, कोई भी छोड़ूँ ना। एग्जामिनीज जस्ट कोटेड द टेक्स्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड से उठा के छापे मारे थे विदाउट रेफरिंग टू द क्वेश्चन से कोई लफ्ज़ उठाया नहीं, कितने एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई, क्या हुआ, क्वेश्चन से कोई लफ्ज़ नहीं उठाया। और डिड नॉट फॉर्म देयर ओन ओपिनियन भी नहीं निकाली। प्रोविजन की डेफिनेशन उठा के लिखा है, कोई और डेफिनेशन उठा के लिखा है। Instead, they relies on the statement such as, if it is an adjusting event, this should be accounting treatment, or otherwise this will be the treatment। तो ओह ये तो निहायत ही बोंगा सवाल है। अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो। तो तू तो बता क्या करना क्या है। कैसे कैसे एग्जामिनीज वैसे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये ICAP की वेबसाइट पे चीज़ें होती हैं सारी, पता है आपको, कभी चक्कर लगाएं। द मार्किंग स्कीम इज़ गिवन एज अ गाइड। मार्कर्स सर वाले नहीं, वो जो ICAP में पेपर मार्क करते हैं। मार्कर्स ऑल्सो अवार्ड मार्क्स फॉर अल्टरनेटिव अप्रोचेस। कहते हैं जो सोल्यूशन सजेस्टेड है ज़रूरी वो नहीं है, हम उसे कई तरह के सजेस्टेड सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि हर टीचर के सवाल कराने का तरीका डिफरेंट होता है। टू क्वेश्चन एंड रेलिवेंट वेल रीजन कमेंट्स एक्सप्लेनेशंस। एग्जामिनर्स को कहते हैं हम पूरा सिखाते हैं। मोर ओवर अवेलेबल मार्क्स इन आंसर मे एक्सीड द टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कहते हैं कि सवाल के अंदर 20 नंबर होते हैं और हम मार्किंग स्कीम में 22-23 लगा देते हैं ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो कहते हैं हम बहुत रहमदिल हैं। आगे चलें, तो ये कोई कंसोलिडेशन का सवाल था। PPE का कहते हैं मैंने 1 नंबर रखा हुआ था। इंटेंजिबल्स गुडविल डाल के 4 नंबर रखे हुए थे, क्योंकि गुडविल में वर्किंग 1 करनी पड़ती है पूरी। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7, उसके मैंने 3 नंबर रखे हुए थे। करंट एसेट्स के मैंने नंबर रखे हुए थे। शेयर कैपिटल प्रीमियम के कम नंबर रखे हुए थे। CRE के 5.5 नंबर रखे हुए थे। CRE में बहुत सी चीज़ें ऐड और लेस करनी होती हैं। और फिर उसके बाद NCI के कहते हैं मैंने 2 मार्क्स रखे हुए थे। उसके बाद ये जैसे IFRS 15 टाइप सवाल है, तो कुछ एंट्रीज डेट ऑफ सेल पे होती हैं, कुछ एंट्रीज जो पैसे आते हैं उन पे होती हैं। उन दोनों एंट्रीज के अलग अलग मार्क्स। अगर IAS 12 में चले जाओ, कहते हैं नोट बनाने के मैंने 2 मार्क्स रखे हुए थे। रिकॉन्सिलिएशन के मैंने 4 मार्क्स रखे हुए थे। और फिर करंट टैक्स में हर एक का नंबर रखा हुआ था, अप टू 1 मार्क फॉर ईच आइटम। हर आइटम का 1 नंबर रखा हुआ था। हो सकता है आइटम 6-7 होते, ज़्यादा होते। DTL एज ऑन 31 नंबर 9-19 के अलग मार्क्स थे। DTL एज ऑन 31 नंबर 20 के अलग मार्क्स थे। ये कोई आगे थ्योरी बेस्ड सवाल होगा।
अच्छा, बैलेंस शीट बनाते हुए एक मार्क कहते हैं मैंने सरप्लस को और अनपेड डिविडेंड को बैलेंस शीट के मुंह पे शो करने के लिए मार्क्स रखा था, क्योंकि सरप्लस और अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट के मुंह पर शो होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है कि इसको आपने बैलेंस शीट के फेस पर हर सूरत में शो करना है। जैसे हमने फाइनल अकाउंट के नोट्स के अंदर जो है वो इस बात को डिस्क्लोजर्स में पढ़ा था कि ये चीज़ें बैलेंस शीट के फेस पे ज़रूर शो करनी हैं, ये वाली चीज़ें। रिवैल्यूएशन सरप्लस और अनपेड डिविडेंड कहता है ये हर सूरत में बैलेंस शीट के फेस पे शो करना है, तो कहता है इसका मैंने फिर अलग से मार्क्स रखा हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद 0.5 मार्क फॉर ईच लाइन आइटम, हर लाइन आइटम के 0.5 मार्क्स से। हेडिंग्स के 1 नंबर रखा हुआ था मैंने, बैलेंस शीट एज ऑन सारा। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ये मुझे पास पेपर का क्वेश्चन 2 लग रहा है मेरे ख्याल से, वो फाइनल अकाउंट वाला। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस का मैंने 1 मार्क्स रखा हुआ था। फिर मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स के नोट का उसके को 2 मार्क्स रखे हुए थे। नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये IFRS 8 का जो मिक्स करके आया था। शेयर कैपिटल का नोट बनाना था, उसका 1 मार्क्स रखा हुआ था। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का नोट बनाना था, उसके 4 मार्क्स रखे हुए थे। और ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिकॉन्सिलेशंस बनानी थी, उसके 4 मार्क्स रखे हुए थे। ये सवाल मैंने आपको बताया, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद ये कोई होगा इंटेंजिबल्स का सवाल, एडिशंस के अलग मार्क्स, अमोर्टाइजेशन के, इम्पेयरमेंट के अलग मार्क्स, और नोट की दुमें अदर डिस्क्लोजर जिसमें आप लिखते हैं क्या है, लाइफ क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, मेथड वगैरह, वो चीज़ें, उसके अलग मार्क्स। अच्छा, इसके बाद आप लोग तो नहीं, आप लोगों के भाइयों ने पिछली दफ़ा जो पेपर दिए, अब ये देखें साहब ने एंट्रीज की हैं लेकिन ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखने की जहमत नहीं की, तो डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखा करें। फिर इसके बाद इन्होंने वर्किंग्स कर तो दी हैं नीचे, लेकिन वर्किंग का कोई नंबर नहीं डाला। ऊपर जाके पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी वर्किंग है और कौन सा रेफरेंस है इसका। ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनते रहिएगा। अच्छा, फिर ये देखें यार, ये पेपर हो रहा है PBT, पैट, व्हाट इज़ दिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है आपने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। ये NCI, व्हाट इज़ NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपने लिखना है। P&L बैलेंस शीट तो उसने मांगा है, तो जब P&L मांगे तो उसके अंदर भी अगर आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। ओके, ये CRE NCI, हालांकि बैलेंस शीट का फेस बना रहा है और उसमें CRE NCI का लफ्ज़ लिख रहा है। बैलेंस शीट के फेस पे तो CRE NCI का लफ्ज़ लिखना बहुत ही गैर मुनासिब है। ओके, वर्किंग S to P की तो चलो कर दी, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस तो दे देना। ठीक है, वर्किंग में अगर हल्की फुल्की कोई एब्रीविएशन यूज़ कर दी, ठीक है यार, वो खुदा के लिए यार, वर्किंग करके फिर उसकी एंट्रीज कर रहे हो और फिर जाके पोस्ट कर रहे हो, फिर तो पेपर में तुमने यही सवाल करना है। पता चल गया S to P है तो अनसोल्ड का प्रॉफिट सीधा निकालो, SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट कर दो। अब लिखना क्या क्या जरूरी है, SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये वाली एंट्रीज भी वर्किंग्स में हो रही हैं। तो अब ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। मैंने तो आपको यहाँ तक इजाज़त दे दी थी कि डायरेक्ट वर्किंग में जाएं और 48 निकाल लें, डायरेक्ट वर्किंग में जाके 48 निकाल लें। तो अच्छा, ये सवाल था एक IFRS 15 का आया पिछली दफ़ा मॉक में, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी, तो भाई ने ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज अबव, द रेवेन्यू ऑफ अल्फा शुड बी रिकॉर्डेड एंड गैमा एंड, वो सारी बात लिखने के बजाय ये बाकी इन्होंने माशाल्लाह कोशिश की थी थ्योरी के सवाल को थ्योरी की तरह सॉल्व करने की। अच्छा जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ही हैज़ लिटल recent experience of consolidation, he is not good in consolidation, he has to gain knowledge and skill to remain competent। अब बुक की थ्योरी की तो ऐसी मत मार दी कि बुक में से थ्योरी उठाई नहीं, एथिक्स का सवाल है, थ्योरी ऑफ बुक तो लिखी नहीं। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑनेस्ट एंड इन हिज फील्ड। अब ये फील्ड का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ था, यहाँ से आपने लफ्ज़ उठाने हैं जहाँ से किताब से जो दिए हुए हैं। अच्छा, ये कोई सवाल था जिसमें शायद नोट बनाना था IS 41 का, तो इसने नोट में एंट्रीज भी कोई अपने लिए कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। ये घर की चादर है नहीं। अच्छा, दीज रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट। अच्छा जी, आपको याद होगा यार, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ, रशीद और वो तुम इधर आ जाओ और इधर चल के दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, इसमें लॉजिक लिखनी होती है, दीज रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसने सिर्फ लिखा रीलोकेटिंग स्टाफ
एंड पेनल्टी पेमेंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रोविजन। कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बगैर ही इसने जो है वो गुजारा चला लिया। पेपर वैसे सारा करने की कोशिश की है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अभी हमने पढ़ी नहीं हुई। अच्छा जी, ये क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ये आईडीसी होती है, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। और आईडीसी भी जो है, जो आईडीसी आपने खर्चों में डालनी है उसकी एंट्री इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लिखनी, उसकी एंट्री करनी है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं नहीं, ये भाई हैं, ऐसी बातें ना करें। अच्छा, इसके बाद नरेशन जनरल एंट्रीज की अब आई कैप आजकल नहीं लिख रहा यार। ये राइट ऑफ यूज़ को उधर क्यों नाराज करके लेके गया हुआ है, राइट ऑफ यूज़ को इतना उधर ज़्यादा, थोड़ा सा इधर लिख के राइट ऑफ यूज़ लीज लाइबिलिटी, फिर ये फिगर्स भी ज़रा खुली खुली करके लिख लेगा। बाद में गलतियां तो होती हैं, वो आपको पता ही है, सही करनी होती हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा लिखो यार एंट्री में, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लफ्ज़ पूरा लिखें। जब आप एंट्रीज कर रहे हैं और उसने मांगी एंट्रीज हैं तो फिर आप पूरा लिखें। और यार ये ईजी से मार्क्स थे, पेरेंट शेयर और एनसीआई एट्रीब्यूटेबल का टोटल भी तो कर देते ना, ये फिगर इधर ला के लिख देते। जो इजी मार्क्स है वो तो गेन करें प्रेजेंटेशन के। पता नहीं तेजर लिमिटेड एक्सट्रैक्ट्स किस चीज़ के, ये भी बताना भूल गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बताए ना, बैलेंस शीट तो बताए ना, पता नहीं किस चीज़ के एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ओके अच्छा, मैं सीरियसली बताऊं, आई कैप का एग्जामिनर ये कमेंट्स देता है, खुदा के लिए हम बार बार पढ़ते हैं, कहीं से नंबर दे दें बच्चों को, कोई गुंजाइश नहीं निकल रही होती, कोई गुंजाइश छोड़ता ही नहीं। हम बार बार पढ़ते हैं नंबर देने की नीयत से, लेकिन वो उसकी गुंजाइश नहीं निकल रही होती। अब ये कोई इसने वेस्ट किया टाइम, प्राइस और फिजिकल चेंज में शायद सवाल में रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो प्राइस और फिजिकल चेंज के चक्कर में पड़ा रहा है। ये कोई सवाल था IFRS 15 का, थ्योरी बेस्ड सवाल था, उसमें ये एंट्रीज करके आ रहे हैं, डिस्क्राइब में ये एंट्रीज करके आ रहे हैं, और सारा सवाल ही इन्होंने एंट्रीज का किया हुआ है, और सवाल में रिक्वायरमेंट थी एक्सप्लेन करना है आपने। ये छोटे छोटे सफ़ों पे कोई किया है इसने बहुत। On the other hand, Zishan has violated the principle of objectivity and integrity due to self-review threat. ये पता नहीं इसने क्या लाइन बनाने की कोशिश की है। अच्छा, post commission expense, transfer duties, finance cost, cash। अच्छा जी, यार ये MCQs में देखें ना, 1 इधर सॉल्व हो रहा है, 2 इधर हो रहा है, 3 इधर हो रहा है, 4 इधर हो रहा है, फिर बीच में वर्किंग मिक्स हो रही है, तो वर्किंग नीचे कर लें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे के करें, मिक्सअप ना करें चीज़ों को। कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग लाजमी नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है, ठीक है ये, लेकिन अभी हमने IFRS 15 पढ़ा नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। अब ये यार फिगर ही नहीं निकाल के आया, बस प्लस माइनस करके आ गया, मेन फिगर इसने एक भी नहीं निकाली। शर्म, लेवल चेक करें बच्चे का, ये सारी कर गया है, लेकिन ये फिगर्स ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखने की जहमत नहीं की फिगर। तो टाइम ओवर तो हो तो उससे पहले ही थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले जाग जाना होता है। अकाउंट बना लिया, उसके कैरी डाउन निकाल के फेस पे लिखना भूल गए। अब अकाउंट बनाया तो उसका कैरी डाउन निकाल के फेस पे लिख के इजी मार्क्स तो ले ले। सर आपको नहीं पता, पेपर में बड़ी टेंशन होती है, आप कभी पेपर देने जाएं। अच्छा, मैं जो है पेपर के दिन देने गया। अच्छा, वो जो IFRS 9 में बैलेंस हैज ऑन निकालना होता है, वो बैलेंस हैज ऑन में इसलिए निकलवाता था कि बैलेंस शीट बनानी होती थी। अब सवाल में बैलेंस शीट मांगी नहीं, अब ये शौक पूरे कर रहे इधर, बैलेंस हैज ऑन, जरा रिवीजन हो जाए। ओ हाँ यार, ये देखें ना, अब आप कहेंगे सर ये तो आप भी करते थे, लेकिन अब मैं कितना पेपर में करेंगे। अब टी अकाउंट बना के फेयर वैल्यू रिजर्व, OCI, बैलेंसिंग, लॉस, बस छोड़ें परे, बस OCI का लॉस लिख के फारग कर दें, क्योंकि ये वर्किंग है। अगर सवाल में जनरल एंट्रीज मांगी है तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, तो मैं तो आपके समझाने के लिए लिखता था फेयर वैल्यू रिजर्व, OCI। चलें आज मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए लिखता था, आप खाली OCI लिख दें, बैलेंसिंग, और बस ठीक है। ऊपर जाके जनरल एंट्रीज सही करें, जनरल एंट्रीज जो है वो सही करें। जनरल एंट्रीज इसने की हुई है शायद, हाँ जनरल एंट्रीज की हुई है। बहरहाल जनरल एंट्री सही करो। ये देखो, जैसे फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट, डेबिट, इन्वेस्टमेंट, यहाँ आके फेयर वैल्यू रिजर्व पूरा लिख दो। लेकिन आप जो है वो टी अकाउंट्स अगर अपनी हेल्प के लिए बना रहे हो तो टी अकाउंट्स में डेटें डाल रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर पेपर में यही करते रहोगे बैठ के। तो जब जनरल एंट्रीज मांगी है तो जनरल एंट्रीज पर फोकस करें। अच्छा, बुक की इंग्लिश नहीं लिखी। इंटेग्रिटी, जीशान इज
इन नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इम्पेयरमेंट बट इज स्टिल रिलक्टेंट टू शो देयर इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही इज़ इन ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वाली एक भी लाइन इसने किताब से नहीं लिखी, सारी सोल्यूशन से उठा के लिख दी है। क्वेश्चन 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 से उठा के, मादरत क्वेश्चन से एज इट इज़, कोई प्राइस और फिजिकल चेंज मांगी नहीं थी, वो अलग अलग ये शो कर रहा है। यार ये ना हर क्वेश्चन का हर पार्ट अगले सफ़े पे होना चाहिए, लेकिन कोई गुंजाइश आई कैप में अवेलेबल है, अगर छोटे छोटे पार्ट हैं तो आप अगर एक ही सफ़े पे कर लें तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर है हर क्वेश्चन का हर पार्ट अगले सफ़े पे हो। अच्छा, ये थोड़ा सा एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें आप कि अभी एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है। ये अपने पे हंस रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल से इसमें नहीं हंस रहे आप, अपने पे हंस रहे हैं। अच्छा, ये तो कोई सवाल आया था, जनरल एंट्रीज मांगी नहीं थी, उन्होंने जनरल एंट्रीज कर दी, तो सवाल की जो रिक्वायरमेंट पढ़ना है वो मेन चीज़ है। अब ये देखें ना भाईजान का रिदम, ये पता नहीं डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बबलू है। अब या तो इंटरेस्ट की आई को लीज लाइबिलिटी के लीज के नीचे लाना ताकि पता चले डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अच्छा हाँ, फिगर से पता चल रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी सही डालो ना। ये अगेन देखें, फेस पे फिगर्स नहीं लाया आपने डाल के, ये भी फेस पे फिगर्स नहीं लाया, हालांकि इजी फिगर्स पेपर से यहाँ ला के लिखी जा सकती थी मार्क्स लेने के लिए। हाँ, अब ये फिगर तो उन्हें निकाल ली है, तो मेन पेज पे डालो तो सही ना, इधर एग्जामिनर ने इधर से करके चार्ट डालना है उसका। अब ये एंट्रीज लिख के आ रहा है, और एंट्रीज कंसोलिडेशन में ज़रूरी नहीं, जो है आपको बात सीधी सीधी पता चल गई है उसको सीधा सीधा फ़र्क करें। वर्किंग में कर सकते हैं, लेकिन पहली वर्किंग में बता दें कि एब्रीवेशन से मुराद क्या है। जी मोहतरम, हाँ ये ब्लू से लिखा हुआ है, ये तो सबसे बड़ा मसला है। अकाउंटिंग डिप्रेशन टैक्सेशन एड लेस, अच्छा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, अब ये क्या, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, कॉम्प्रीहेंसिव की स्पेलिंग नहीं क्या है, मतलब समझ नहीं आ रही अभी। अच्छा आगे चलें, अगेन पीबीटी, टैक्स एक्सपेंस का टोटल नहीं किया जो कर सकता था, एट्रीब्यूटेबल टू पी एन सी आई, माशाल्लाह यार ये वेला क्या बेहतर हो रही है। ठीक है, ओवर करें, अल्लाह हाफिज़।